नमस्कार। मैं हूं अशोक राज। आज का जो टॉपिक्स देख रहे हैं आप, ये तुगलक वंश है। इस पे चर्चा करने का टॉपिक है। तुगलक वंश आप सभी जान चुके हैं, 1320 में आते हैं और 1414 तक रहते हैं। सबसे ज़्यादा दिल्ली सल्तनत में शासन अगर किसी वंश ने किया है तो इसी ने। सल्तनत वंश में सर्वाधिक शासन करने वाला तुगलक वंशी था। इसका जो संस्थापक हैं ये हम बता चुके हैं, गियासुद्दीन कहिए या गयासुद्दीन, गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक इसके संस्थापक हैं। गयासुद के बजाय गियासुद भी लिख सकते हैं, कोई फर्क इससे नहीं पड़ता। तुगलक वंश का जो संस्थापक हैं गयासुद्दीन या गियासुद्दीन तुगलक हैं। इनका शासनकाल अगर बात करेंगे तो 1320 से 1325 ईस्वी तक रहता है। बहुत कम समय ये पाते हैं, चूँकि संस्थापक यही हैं। हर जगह जहाँ भी संस्थापक आप देखेंगे कम ही पाएंगे, चूँकि शुरुआत वही करते हैं, इसलिए ज़्यादा समय नहीं पाते हैं, अंतिम चरण में आते हैं वो लोग। तो तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक जो हैं, इनकी अगर हम कहानी पूरा समझते हैं थोड़ा सा, इन पे जो हम चर्चा करने चल रहे हैं, इनका सैन्य अभियान हम देखेंगे। सैन्य अभियान, ये सैन्य अभियान कैसा रहा और कहाँ तक सफल रहे, इस पर चर्चा किया जाएगा। लेकिन थोड़ा सा इस पे हम भूमिका समझेंगे, सैन्य अभियान की भूमिका। अगर हम बात करते हैं यहाँ की, भारत की, बहुत बढ़िया मैपिंग नहीं भी किया है, फिर भी इतना आप जान सकते हैं। मैप बहुत बढ़िया नहीं बनाए हैं, फिर भी समझने का प्रयास किया जाएगा। ये विंध्यन पर्वतमाला है। तो देखिए, अगर बात करेंगे तो जब यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी थे, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी के समय क्या था कि पूरा का पूरा ये उत्तर भारत, अगर बात करें पूरा का पूरा, ये पाकिस्तान भी इसी में था, अफगानिस्तान भी था, ये सब इसी में था, कि पूरा का पूरा ये उत्तर भारत अलाउद्दीन खिलजी के साम्राज्य में था और दक्षिण भारत उसकी अधीनता स्वीकार करता था। दक्षिण भारत उसकी अधीनता स्वीकार करता था। लेकिन जब अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गया, इनका मृत्यु हो गया, मृत्यु कब होता है, क्योंकि ये जान रहे हैं 1320 में आते हैं, तो इसका मतलब ये जो है 1296 में आए थे और 1316 तक शासन किए थे, लगभग 20 वर्ष। तो अलाउद्दीन खिलजी लगभग 20 वर्ष शासन करने वाले थे। 1296 में गद्दी पर बैठे थे, 1316 में इनका मृत्यु हुआ था। डाटा याद करने की आवश्यकता नहीं है, ना पूछा जाएगा किसी में डाटा कि कब गद्दी पर बैठे, कब इनका मृत्यु हुआ है, ये नहीं पूछा जाएगा। लेकिन ये पूछा जा सकता है कि अलाउद्दीन खिलजी लगभग जो है कब आए, किसके बाद आए, कितने लगभग ज़्यादा किसने शासन किया। तो ज़्यादा, सबसे ज़्यादा शासन किया है यही तुगलक वंश ने, और सबसे कम अगर शासन किया है दिल्ली सल्तनत में तो खिलजी वंश ने। तो अलाउद्दीन का जब मृत्यु हो जाता है 1316 में, तो इनके बाद में इनका पुत्र जो बहुत ही विलासी रहता है, मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी, ये बहुत ही अयोग्य व्यक्ति है, योग्य पिता का अयोग्य बेटा है, योग्य पिता का नालायक बेटा है। ये नंगे, इसी के बारे में सुने होंगे, नंगे ज़्यादातर रहता था, बिना कपड़े के, अपने दरबार में बिना कपड़े के लोगों को रखता था, शराब बहुत पीता था, नंगी स्त्री पुरुष का संगत इसको ज़्यादा पसंद था, कभी कभी महिलाओं का भी जो है ड्रेस पहन करके आ जाता था। तो ये बहुत ही अयोग्य था। इसके समय में पूरा का पूरा जो है राजपाट छिन्न भिन्न हो गया था। इसके बाद में कुछ समय के लिए थोड़ा सा रहता है नसीरुद्दीन, नसीरुद्दीन
नसरुद्दीन खुसरो शाह एक कुछ समय के लिए रहता है। और इसी के बाद में अगर बात करेंगे, इसी के बाद में गयासुद्दीन तुगलक आता है। गयासुद्दीन तुगलक, ये गयासुद्दीन तुगलक देखिए, ये मुबारक शाह खिलजी इसके मृत्यु के बाद में आता है। इसकी हत्या करके ये बैठता गद्दी सिंहासन लेता है, और इसका सर कलम करके ये सिंहासन लेता है, गयासुद्दीन तुगलक। तो गया इस दोनों के बीच में अगर बात करें, इन दोनों के बीच में, इसके मृत्यु के बाद में और इसके गद्दी पर बैठने के पहले, गयासुद्दीन तुगलक के गद्दी पर बैठने के पहले और अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद में, ये जो दो शासक हैं, मुख्यतः ये शासक मुख्य रूप से बात करेंगे तो इसकी है। इसके समय जो है ये ज़्यादा सा विलासी प्रवृत्त आयोग शासक सिद्ध हुआ, ये भी कुछ था ही आयोग ही, ये ज़्यादा। तो इसके समय में जो अलाउद्दीन खिलजी ने साम्राज्य बनाया था, ज़्यादा से ज़्यादा राज्यों ने स्वतंत्रता घोषित कर दिया था, अपने को स्वतंत्र शासन करने लगे थे और विद्रोह भी करते थे, उथल पुथल मचाए रखे थे, अशांति पैदा हो गया था, अराजकता फैल गया था, चारों तरफ साम्राज्य में अव्यवस्था था, कानून व्यवस्था भंग हो चुका था। तो जब एक सिंहासन पर बैठते हैं तो इनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं रहती हैं, इनके सामने अनेक प्रकार की समस्याएं। तो इन समस्याओं को हल करने के लिए कई उपाय करते हैं। एक तो सबसे बड़ी इनके सामने अगर सबसे बड़ी समस्या देखते हैं, सबसे बड़ी समस्या अगर क्या है, तो देखिए ये दोनों शासक ने जो है अयोग्यता के कारण जो है सुल्तान के पद को ही खराब कर दिया है। इनकी सुल्तान का पद इनके समय वैसा ही हो गया है जैसे बलबन के गद्दी पर बैठने के पहले और इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद गुलाम वंश में इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद और बलबन के गद्दी के बैठने के पहले बीच के जितने शासक थे, जो स्थिति सुल्तानों का था वही स्थिति यहाँ पर है। तो बलबन ने राजत्व का सिद्धांत लाया था और अलाउद्दीन ने कठोर राजत्व का सिद्धांत लाया था, इससे सुल्तान के पद की प्रतिष्ठा बढ़ा था। तो सबसे बड़ी समस्या सुल्तान का पद को धूमिल हो गया था, सुल्तान के पद को प्रतिष्ठित करना था। और अनेक जो है राज्य जो है विद्रोह कर दिए थे, स्वतंत्र हो गए थे। तो इसमें से जो अलाउद्दीन की अगर बात किया जाए तो ये था क्या नाम है, यादव वंश, जिसकी राजधानी देवगिरी थी। यहाँ का शासक जो था रामचंद्र देव था। और ये था तेलंगाना, और इसकी राजधानी जो थी वारंगल, राजधानी जो थी क्या थी, वारंगल। ये तेलंगाना राज्य है। इस तेलंगाना राज्य का जो शासक था प्रताप रुद्र देव। ये प्रताप रुद्र देव कौन है? ये संभवतः रुद्रमा देवी का बेटा। और रुद्रमा देवी कौन है? तो काकतीय वंश में एक महिला थी रुद्रमा देवी, जो सबसे ज़्यादा 35 वर्ष तक शासन किया था पुरुष का भेष धारण करके। रुद्रमा देवी एक महिला थी, एक लड़की थी, पुरुष का भेष धारण करके शासन किया था। संभवतः ये उसी का बेटा है प्रताप रुद्रदेव। ये काकतीय वंश का अंतिम शासक है। अलाउद्दीन के समय इसने अधीनता स्वीकार कर लिया था। जब अलाउद्दीन ने दिल्ली से अपनी सेना जो है, दिल्ली ये है, अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में इसको विजित किया था। तो यहीं का जो शासक है प्रताप रुद्रदेव, इसी ने ही मलिक काफूर को हीरा, कोहिनूर हीरा उपहार दिया था। फिर वही मलिक काफूर ने कोहिनूर हीरा अलाउद्दीन को दिया था। इसके अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद में, इसके समय में, इन दोनों के समय में ये प्रताप रुद्रदेव जो है ये स्वतंत्र हो गया है। ये स्वतंत्र हो गया है और स्वतंत्र शासक की भांति कार्य कर रहा है, शासन कर रहा है। और इसने जो है जो खराज देता था, खराज का मतलब होता है लगान, कर।
खराज माने क्या होता? लगान। जो खराज दे रहा था, खराज देना बंद कर दिया, खराज देना बंद कर दिया। तो और भी शासक थे सब, लेकिन ये ज़्यादा थोड़ा सा उथल पुथल मचाए हुआ था, खराज देना नहीं और फिर स्वतंत्रता, फिर और कार्य करना। तो जो गयासुद्दीन तुगलक होता है, तो गयासुद्दीन तुगलक ने सैन्य अभियान जब करता है, तो इसका पहला जो सैन्य अभियान होता है, पहला सैन्य अभियान, यानी कि जब ये विजय करता है, जीतने का कार्य करता, लड़ने का, चढ़ाई का काम करता, युद्ध का काम करता है, तो कुल मिलाकर के इसको हम लोग कहते हैं पहला सैन्य अभियान। तो गयासुद्दीन तुगलक का अगर सैन्य अभियान देखेंगे तो पहला सैन्य अभियान इसी पर होता है, प्रताप रुद्रदेव पर। ये प्रताप रुद्रदेव कौन है? तेलंगाना का शासक है, इसकी राजधानी वारंगल थी। और ये अभियान में गयासुद्दीन नहीं जाता है, गयासुद्दीन ने अपने बेटे, अपने पुत्र जूना खां को भेजता है। जूना खां, जूना खां को उपाधि दिया था उल्लूग खां की उपाधि, उल्लूग खां, उल्लूग खां की उपाधि, उल्लूग खां की। मान लीजिए अक्षर नहीं दिखता है तो आवाज़ से आप क्लियर कर सकते हैं। जूना खां कौन है? गयासुद्दीन तुगलक का बेटा। इसको गयासुद्दीन तुगलक सबसे ज़्यादा मानते थे, बुद्धिमान भी था, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा भी था, सबसे ज़्यादा चतुर चालाक, सबसे ज़्यादा योग्य था। इसको उपाधि दिया था उल्लूग खां की उपाधि। हालांकि ये गयासुद्दीन तुगलक ने अपने सभी बेटों को अनेक प्रकार की उपाधियां देकर उनका मनोबल बढ़ाया था, उत्साहवर्धन किया था, उनकी प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिया था। उसी तरीके से इसमें भी जूना खां को उल्लूग खां की उपाधि दिया था और इसी उल्लूग खां को भेजा था, अपना नहीं आया था। गयासुद्दीन तुगलक अपना सैन्य अभियान में नहीं जाता है, तो प्रताप रुद्रदेव पर सैन्य अभियान के लिए भेजता है। ये है घटना 1321 की। घटना कब है? 1321 की। लेकिन किन्हीं कारणों से फिर वापस चले जाते हैं। फिर 1321 के बाद में 1323 में, 1323 ईस्वी में आता है और इसको पराजित कर देता है। अंत में ये संधि करने के लिए बाध्य हो जाता है और इसको कुल मिलाकर के इसकी कहानी अब की बार समाप्त। अलाउद्दीन के समय इसको अपने अधीनतम ला दिया था अलाउद्दीन ने और इनसे खराज लेना शुरू कर दिया था और कह दिया था जाइए भाई ये शासन करिए, हमको खराज इतना देते रहिएगा। ये मान गए थे, खराज दे रहे थे। लेकिन अब की बार ये गयासुद्दीन तुगलक ने जब इसको भेजा जूना खां को, तो इसने 1323 ईस्वी में पूर्ण रूप से जीत लिया है। और जीतने के बाद में सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इसको अपने साम्राज्य में मिला लेता है, अपने साम्राज्य में जो है मिला लिया है। सबसे पहले इस सैन्य अभियान में तेलंगाना को जो है दक्षिण भारत, यानी कि दक्षिण भारत का ये राज्य है, दक्षिण भारत का राज्य, इसको जो है अपने साम्राज्य में यानी कि सल्तनत में मिला लिया, सल्तनत में मिलाया। यानी कि अगर बात ये किया जाए कि दक्षिण भारत के किसी राज्य को सबसे पहले किसने अपने यानी कि दिल्ली सल्तनत में मिलाया है, तो ये गयासुद्दीन तुगलक है। जूना खां नहीं, चूँकि जूना खां अभी युवराज है तो अभियान में यही था, लेकिन नाम इसका होगा चूँकि सुल्ताने है। तो दक्षिण भारत का पहला अगर कोई राज्य है तो वो तेलंगाना है। दक्षिण भारत का पहला ऐसा कौन सा राज्य जिसको जो है दिल्ली सल्तनत में मिलाया गया है, तो ये तेलंगाना, जिसकी राजधानी वारंगल है और यहाँ का शासक उस समय प्रताप रुद्रदेव था, काकती वंश का ये अंतिम शासक था। तो इसको मिलाया गया है। तो मिलाने वाला अगर कोई है तो सबसे पहला कौन है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक तुगलक वंश का पहला शासक है, संस्थापक शासक है। और सबसे पहले इसी ने ही दक्षिण भारत के सल्तनत की अगर बात किया जाए, दिल्ली सल्तनत में, तो दक्षिण भारत के राज्यों को अगर मिलाया जाता है, मिलाने वाला पहला अगर कोई शासक है तो गयासुद्दीन तुगलक है। कई बार पूछा गया है। और किस राज्य को सबसे पहले मिलाता है? तो इसी को। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में इतना
अगर आप समझ गए इतना नोट कर डालिए, लिख डालिए, समझ डालिए। एक बार नहीं समझ में आया 2 बार वीडियो में एकदम याद रहेगा बुढ़ापे तक। इसके बाद में अब किसको मिलाता है? अब इसके बाद में अगर बात करेंगे तो जाजनगर को मिलाता है। ये जाजनगर कहाँ पर है? उड़ीसा में। इसको हटा दिया जाए तो यहाँ तक हो गया है। पहला सैन्य अभियान था ये। पहला सैन्य अभियान के बाद अगर बात करें तो दूसरा सैन्य अभियान है अलाउद्दीन खिलजी का, दूसरा है। इसी के बगल में देखेंगे तेलंगाना के बगल में एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य का नाम था, बगल में ही तेलंगाना के बगल में जाजनगर। जाजनगर ये कहाँ पर है? उड़ीसा में। जाजनगर उड़ीसा में है। जाजनगर कहाँ है? उड़ीसा में। लेकिन ठीक इसके अभियान के पहले एक हम थोड़ा सा और बताना चाहेंगे कि जब ये तेलंगाना को जीता था, यानी कि अपने साम्राज्य में मिलाया, उसी समय कई और राज्य जिनको मिला लेता है। ये राज्य कौन कौन से हैं अगर बात करेंगे? इसको मिलाने के बाद में गढ़ी क्या नाम है, गुट्टी है, कुंत है और मावर है। जब इसको तेलंगाना को मिलाया था तो यहाँ पे मावर वाला क्षेत्र है, मावर है। इसी मावर का क्या नाम था वास्तव में? मदुरा। मदुरा तो राजधानी है, पांड्य राज्य है। पांड्य मालाबार इसको कहते हैं। इसका मतलब होता है आज का मालाबार जो केरल है। केरल को मालाबार तट होता है। इसी मालाबार को पहले नाम माबर के नाम से जाना जाता था। और ये पहले राज्य कौन सा होता था? पांड्य राज्य, और इसकी राजधानी मदुरा थी। अलाउद्दीन खिलजी के समय यही एक ऐसा राज्य था जो अधीनता नहीं स्वीकार किया था, जिसको अलाउद्दीन ने विजयी नहीं कर पाया था, क्योंकि यहाँ का राजा वीर पांड्य जो था अंततः बचता रहा और बच गया था। इसलिए पांड्य राज्य को अलाउद्दीन अपनी अधीनता में नहीं मिला पाया था। लेकिन गयासुद्दीन तुगलक के समय जब तेलंगाना को जीता, उसी समय इसको भी, मावर को भी, कुंती है और जो है गुट्टी है, ये छोटे छोटे राज्य हैं। इन सबको, छोटे छोटे प्रांतों को जो है इसी तेलंगाना के समय ही विजित कर लिया था। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद में अगर बात करें दूसरा इसका सैन्य अभियान होता है। दूसरा अगर सैन्य अभियान होता है, दूसरा सैन्य अभियान, तो दूसरा सैन्य अभियान जो होता है ये जाजनगर पर होता है। और ये जाजनगर कौन सा है? उड़ीसा है। जाजनगर कौन सा है? उड़ीसा। तो जाजनगर का जो राजा था, इस राजा का नाम भानुदेव द्वितीय है। पूछा नहीं जाएगा, न याद करना है। भानुदेव द्वितीय। तो इस पर क्यों आक्रमण किया? ये बहुत ज़्यादा उस तरीके का नहीं था। आक्रमण क्यों किया था कि ये जो यहाँ का तेलंगाना का जो राजा था प्रताप रुद्रदेव, जब इस पे जूना खान ने आक्रमण किया था तो ये भाग के गया था यहाँ पर जाजनगर में। जाजनगर मतलब उड़ीसा वाला क्षेत्र है। तो यहाँ का जो राजा था भानुदेव द्वितीय, इसने जो है सहायता किया था। किसकी सहायता किया था? तेलंगाना के शासक प्रताप रुद्रदेव की। प्रताप रुद्रदेव की सहायता इसने जो है, भानुदेव द्वितीय जो है प्रताप रुद्रदेव की सहायता किए थे, यहाँ पे भाग के गया था। अंत में भी ये पकड़े जाते हैं, अंत में संधि करते हैं, अंत में तेलंगाना को मिला ही लिए थे। अभी हम इसके पहले बता चुके हैं। तो इसकी सहायता करने के कारण भानुदेव द्वितीय पर जो है जूना खां ने पुनः दोबारा जो दूसरा जो सैन्य होता है, ये भी जूना खां के नेतृत्व में। जूना खां मतलब क्या है? उल्लूक खां। और यही जूना खां, जिसको उल्लूक खां की उपाधि मिला है, यही बाद में किस नाम से आगे गद्दी पर बैठेगा? इन्हीं गयासुद्दीन के तुगलक के बाद में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठता है।
जिसे इतिहास में लोग पागल बादशाह के भी नाम से, सनकी बादशाह के भी नाम से जानते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा योग्य आदमी था, फिर भी उसकी परिस्थितियाँ उसके साथ ठीक नहीं थी। इसी बात पर एक मुहावरा हमें याद आ जाता है कि पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। कभी कभी ऐसा होता है, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते हैं, योग्य हो जाते हैं, लेकिन IAS नहीं बन पाते हैं। तो वही है, पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो कुदरत का खेल। अब ऐसा मतलब नहीं कि जो दिल्ली में पढ़ा रहे हैं या और जहाँ जो IAS की पढ़ा रहे हैं वो उनके पास योग्यता नहीं है, या बहुत से लोग ऐसे हैं कि उनकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं होती हैं। तो वही स्थिति जूना खां के आगे साथ चल के होगा कि योग्य होते हुए भी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं थी, हमेशा फलाप हो जाता था। तो ये हम वापस आते हैं, तो गयासुद्दीन तुगलक ने जूना खां को जो है जूना खां को भेजा जाज नगर पर आक्रमण करने के लिए, और जाज नगर को जीत लेता है, यहाँ को राजा को संधि करने के लिए मजबूर कर देता है, और इसको भी अपने में मिला लेता है, इसको भी अपने में मिला लिया। इसके बाद में अगर हम और बात करें, कई छोटे छोटे राज्यों को मिला लिया है, जितने राज्य हैं लगभग दक्षिण भारत के कई राज्यों को अपने में मिला लिया, यानी कि अब यही पहला ऐसा सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का, गयासुद्दीन तुगलक, जिसने पहली बार दक्षिण भारत के राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाया। और सबसे पहले किसको मिलाया था? तेलंगाना को। और दूसरे नंबर पे किसको विजित करता है? जाजनगर को। अब अगर बात करते हैं गुजरात की बात करते हैं, तो गुजरात पर जो है आक्रमण के लिए भेजा गया था सादी खां, आक्रमण के लिए भेजा गया था सादी खां, लेकिन षड्यंत्रों के चलते सादी खां मारा गया। इसलिए जो है गुजरात का विजय नहीं हो पाया, गुजरात अधूरा रह गया था। गुजरात भी स्वतंत्र हो गया था। जो इसके पहले दो शासक बताए थे, अलाउद्दीन के मृत्यु के बाद में और गयासुद्दीन तुगलक के गद्दी पर बैठने के पहले जो दो शासक थे, मुख्य रूप से कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के समय, तो एक गुजरात भी स्वतंत्र हो गया था, विद्रोह भी करता रहता था। तो ये जिसको आक्रमण के लिए भेजा गया था सादी खां मारा गया, इसलिए गुजरात का अभियान इसके समय अधूरा रह जाता है। तो ये मुख्य रूप से दक्षिण के राज्य के ये ओर थे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इस पर आगे थोड़ा सा चर्चा करेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? नोट्स कर लीजिए, लिख लीजिए, समझ लीजिए। हम इसको हटा देते हैं। यहाँ तक तो हो गया था, लेकिन अगर बात करें तो ये जो तेलंगाना है, क्या है? तेलंगाना ये है जाजनगर। अगर ये बात करें, इसकी बात करते हैं तो ये है बंगाल भी उन दिनों जो है बहुत ज़्यादा उथल पुथल मचाया हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी के मृत्यु के बाद में ज़्यादा उथल पुथल मचाया हुआ था। तो बंगाल को जीतने का काम अब जो है, अभियान करने का काम स्वयं जो है, इस पर आक्रमण अगर करता है कोई है तो स्वयं यही करते हैं, गियासुद्दीन तुगलक। आक्रमण स्वयं, ये गयासुद्दीन तुगलक का अंतिम अभियान है। कैसा आक्रमण है? अंतिम। गयासुद्दीन तुगलक का ये अंतिम आक्रमण है, अंतिम अभियान है। और पहला कौन था? पहला तो तेलंगाना था, जिस पर आक्रमण के लिए जूना खां को भेजा था। और यहाँ पे स्वयं ये गयासुद्दीन तुगलक आक्रमण करने के लिए आते हैं। यहाँ की कानून व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गया था, यहाँ पे अराजकता व्यवस्था फैल गया था। और यहाँ का जो सुल्तान था वो ज़्यादा से ज़्यादा उथल पुथल मचाया हुआ था, साम्राज्य में अशांति पैदा कर दिया था। इसीलिए यहाँ के शासक को स्वयं गयासुद्दीन तुगलक ने जो है कार्य करने के लिए भेजते हैं। और ये अंतिम इसका आक्रमण जीत करके आ रहे थे। तो जो ये बिहार का क्षेत्र, मिथिला वाला क्षेत्र अगर बात करेंगे, मिथिला का क्षेत्र, बिहार का मिथिला का जो क्षेत्र है, इसका नाम है तिरहुत। हमको लगता है तिरहुत ही लिखा है किताब में, तिरहुत।
तिरहुत, ये मिथिला का क्षेत्र है। इस समय अगर बात करेंगे मिथिला, तो मिथिला मतलब बिहार का जो है उत्तर में पड़ता है। तो कुल मिलाकर के उत्तरी भाग थोड़ा सा है, उत्तरी सीमा प्रांत क्षेत्र ये लगता है। तो उत्तरी सीमा प्रांत पे बात करेंगे। उत्तरी सीमा प्रांत पर ये मिथिला वाला क्षेत्र को जब ये बंगाल अभियान करके जीत करके आक्रमण, इस पर आक्रमण किए हैं और विजयी हुए हैं, तो विजय प्राप्त करके लौट रहे थे कौन, यही गयासुद्दीन तुगलक। तो इस पर भी आक्रमण कर दिया तिरहुत पर। ये बचा हुआ क्षेत्र था और इनकी अधीनता में नहीं था, इनके राज्य में नहीं शामिल था, इसलिए तिरहुत पर यानी कि मिथिला वाला ये क्षेत्र है, तो इस पर भी विजय प्राप्त कर लिया, इसको भी जीता और जीत करके वापस ये आ ही रहे थे। दिल्ली पहुंचने वाले थे। दिल्ली से पहुंचने के पहले जो है लगभग 6 किलोमीटर पहले अगर बात करें यहाँ पे पहुंचे थे, यानी कि 6 किलोमीटर पहले, 6 किलोमीटर पहले दिल्ली अभी नहीं पहुंचे थे। दिल्ली पहुंचने के 6 किलोमीटर पहले अभी दूर ही थे, जीत के आ रहे थे। तो इनका जो बेटा था, इनका मुख्य रूप से जिसको ये ज़्यादा मानते थे, इनके बेटे का नाम था जूना खां, जिसको इन्होंने उलूग खां की उपाधि दिया था। इनके यानी कि अपने पिता के गयासुद्दीन तुगलक से जब ये जीत के ऐसे आ रहे थे, इधर भी जीत लिए, तिरहुत को ऐसे जीत के आ रहे थे, यहाँ पहुँचे हुए थे। इनके भव्य स्वागत के लिए लोग जब जीत के आते हैं, कहीं भी होता है भव्य स्वागत किया जाता है। इस समय भी कोई खिलाड़ी अगर बाहर से जीत के आ रहे हैं, उनका भव्य स्वागत दिल्ली में किया जाता है, उनके क्षेत्र में, राजधानी में किया जाता है। या कोई भी इस प्रकार का जो उत्कृष्ट कार्य करके आते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है। कोई डीएम बन के आते हैं, आईएएस बन के आते हैं, उनका भी विद्यालय में या और जगह भव्य स्वागत होता है। तो ये भी जब आए थे तो इनका भव्य स्वागत दिल्ली के 6 किलोमीटर पहले इनके बेटे ने खुद जूना खां ने किया था। और वो जूना खां ने जो भव्य स्वागत किया था, वो एक लकड़ी का महल बनवाया था, लकड़ी का महल तो इन्होंने ही बनवाया था। और इनका जो साथी था क्या नाम उसका था, कुछ नाम है, असद खां करके नाम है, ऐसे कुछ नाम है भैया, ध्यान नहीं आ रहा है, किताब में दिया गया है। तो उसने ही बनाया था, नाम पूछा नहीं जाता है, लेकिन नाम इतना जानना कहानी। तो इन्हीं का जो साथी था उसी के आयाज अहमद करके ऐसे कुछ नाम है, तो उसने लकड़ी का महल बनवाया था। ऐसा इतिहासकारों में मानना है कि लकड़ी का महल जो है ये षड्यंत्र के तहत इसी ने बनवाया था, षड्यंत्र, ऐसा इतिहासकार बहुत से मानते हैं और बहुत से इस बात को नहीं मानते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो यहीं पे अभी ये पहुँचा है, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा सा एक कहानी और मोड़दार रोचक कहानी बता देते हैं। जब ये यहाँ से जीत करके बंगाल को और तिरहुत को जीत करके दिल्ली की तरफ प्रस्थान कर रहे थे, तो इनका जो एक विरोधी था, जो जिसे ये अपना शत्रु मानते थे, जिससे ये ईर्ष्या करते थे, और यही ईर्ष्या जो है मुबारक शाह भी करता था। दिल्ली में उस समय बहुत प्रसिद्ध थे, एक शेख थे ख्वाजा, यानी कि शेख है मोइनुद्दीन चिश्ती, नाम सुना होंगे, शेख है मोइनुद्दीन चिश्ती, नहीं सॉरी, शेख निजामुद्दीन चिश्ती। शेख जो है निजामुद्दीन चिश्ती, मोइनुद्दीन नहीं है, शेख निजामुद्दीन चिश्ती लिख देते हैं। शेख है निजामुद्दीन चिश्ती। शेख निजामुद्दीन चिश्ती जो है एक संत हैं। एक कौन है? एक संत हैं, यानी कि महात्मा। तो दिल्ली में बहुत प्रसिद्ध थे ये। तो इनका जो है इनके साथ विवाद हो गया था, गयासुद्दीन तुगलक के साथ इनका मन मुटाव चल रहा था, विवाद चल रहा था। उसके पीछे एक कारण ये था, तो जो इनके पहले का जो शासक था, गयासुद्दीन तुगलक के पहले का जो शासक था नसरुद्दीन खुसरो शाह, नसरुद्दीन खुसरो शाह ने इनको जो है 5 लाख
टका जो होता था चांदी का टका होता था। 5 लाख टका दे दिया था इनको, यानी कि गियासुद्दीन तुगलक के पहले का जो शासक था, जिसको इन्होंने मार के गद्दी पर बैठा था, नसरुद्दीन खुसरो शाह। नसरुद्दीन खुसरो शाह इनसे प्रेम करते थे, इनसे समझते थे, इनको मानते थे। इनको 5 लाख टका दिया था। वो 5 लाख टका जो दिए थे, इनको दिए थे। अब ये जब ये शासक बनते हैं, चूंकि इनके समय राजकोष खाली हो गया था, रिक्त खाली था, क्योंकि इसके पहले जो शासक थे वो सब खाली कर दिए थे, तो राजकोष को भरने के लिए ये गयासुद्दीन तुगलक इन संत से वो 5 लाख टका वापस मांग रहे थे, कि ये कह रहे थे कि जो पहले इससे पहले शासक ने दिया 5 लाख टका, उसको हमको वापस कर दीजिए। तो इन्होंने कहा कि भैया जो 5 लाख टका नसरुद्दीन खुसरो शाह ने दिया था वो पब्लिक निधि का था, यानी कि आम जनता का पैसा था, और हमने उस आम जनता को पैसे को जो है आम जनता में दान स्वरूप बांट दिया, दे दिया। अब हमारे पास वो नहीं। इन्होंने हालांकि कुछ किया नहीं, लेकिन उस बात को लेके इनका जो है इनके साथ मन मुटाव, गहरा मत मुटाव चल रहा था। तो अब ये दिल्ली आ रहे थे, इधर विजय अभियान किए थे, खुशहाल थे और बहुत उत्साह से विजय करके आ रहे थे। तो वहीं से संदेश इन्होंने भिजवाया। इन्होंने दिल्ली में इनके पास शेख निजामुद्दीन चिश्ती के पास संदेश भिजवाया कि इन्हें कह दीजिए ये दिल्ली हमारे पहुंचने के पहले छोड़ दें। सुल्तान ने कहा, गयासुद्दीन तुगलक ने कहा, हमारे दिल्ली पहुंचने से पहले शेख निजामुद्दीन जो औलिया, निजामुद्दीन चिश्ती हैं, चिश्ती संप्रदाय से हैं, निजामुद्दीन औलिया है, औलिया पूरा नाम है शेख निजामुद्दीन औलिया। ये चिश्ती संप्रदाय से थे, संप्रदाय इनका जो था चिश्ती था, इसीलिए हमने चिश्ती लिख दिया था। शेख निजामुद्दीन औलिया जो है दिल्ली छोड़ दे। तो उसी पे इन्होंने कहा कि हनूज देहली दूरस्त, हनूज देहली दूरस्त, इसका मतलब है दिल्ली, श्रीमान जी दिल्ली अभी बहुत दूर है। तो इनकी वाणी एक हिसाब से सत्य प्रतीत हो रही है कि जब ये दिल्ली पहुंचने ही वाले थे, 6 किलोमीटर पे इनका भव्य स्वागत इनका बेटा किया था। तो और षड्यंत्र ऐसा माना जाता है, तो उसी जो लकड़ी का महल बना था जिसमें भव्य स्वागत किया गया था, इसमें रात में इनको सोने की व्यवस्था का किया गया था। ये रात में सोएंगे। तो रात में जब सो ही रहे थे, भव्य स्वागत हुआ, उसके बाद वहीं पे रात में सोए। फिर आगे जो है 6 किलोमीटर ही था, इनकी राजधानी यहाँ से 6 किलोमीटर था। चूँकि इन्होंने एक नया जो है राजधानी बनाया था दिल्ली के पास में, जो है कुतुब मीनार के थोड़ा सा बगल में ही है, थोड़ा सा सड़क के पास में ही है जहाँ कुतुब मीनार है। तो दिल्ली में ही कुतुब मीनार के पास में थोड़ा सा है तुगलकाबाद। तो कुतुब मीनार के साइड में तुगलकाबाद है, तो वहीं पे इन्होंने अपनी राजधानी बना लिया था। वहाँ दुर्ग भी बना लिया, किला बहुत मजबूत बना दिया था। उसी दिल्ली से थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा सा है, अब तो दिल्ली में ही सब है। तो वहीं पे तुगलकाबाद एक नया पहाड़ी क्षेत्र था, उसी पहाड़ी क्षेत्र पर जो है तुगलकाबाद नया शहर बनाए थे, नया जगह बनाए थे। तो उसी नए शहर तुगलकाबाद में ये राजधानी बनाकर रह रहे थे। तो पहुंचने ही वाले थे, 6 किलोमीटर पहले ही भव्य स्वागत किया गया। तो उसी में जिस दिन भव्य स्वागत था, रात को जो है लकड़ी का महल गिर गया और उसी में ये दब कर मर गए। तो इन्होंने ही कहा था कि भाई दिल्ली अभी दूर है, और ये कह रहे थे कि नहीं अब तो दिल्ली हम पहुंचने वाले हैं। 6 किलोमीटर पे थे। 6 किलोमीटर क्या 1 किलोमीटर अगर है, नहीं पहुंच पाए मेरे तो क्या, तो दूर है। इनका जो मत था, शेख निजामुद्दीन औलिया चिश्ती संप्रदाय वाले हैं, सही निकला। यही घटना जो है शेख निजामुद्दीन औलिया के पहले इनके साथ एक और हुआ था, जो कुतुबुद्दीन क्या नाम है उसका, अलाउद्दीन खिलजी का जो बेटा बनता है कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी। अलाउद्दीन का बेटा कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, मुबारक शाह खिलजी के नाम से ज़्यादा प्रसिद्ध है, अंतिम खिलजी वंश का शासक है। उसका भी इनके साथ नहीं बैठता था।
उसने भी इनको मारने के लिए नए चंद्रमास के लिए, नए चंद्रमास के दिन मारने के लिए कहा था। और ये भी उसने कहा था मुबारक शाह खिलजी ने, जो इनका सर कलम करेगा उसको जो है 1,000 जो है स्वर्ण का टका दिया जाएगा। 1,000 ये किताब देख लेते हैं, उसे उसको पूछने की संभावना नहीं है। किताब में है, हमारे पास कई किताबें हैं, अब किताब में देखना पड़ता है भाई। अगर बात करेंगे कितना बात किया था ये 1,000 कितना है, 1,000 टका पुरस्कार 1,000 है। तो जो मुबारक शाह खिलजी है इनको मारने के लिए 1,000 सोने का टका देने के लिए कहा था। और ये भी कहा था कि यदि आप हमारे पास हमें आशीर्वाद देने के लिए नहीं आएंगे तो हम अगले नए चंद्रमास के दिन आपका सर कलम कर देंगे। और कहा वो था इनको मारने के लिए, ठीक नए चंद्रमास के दिन जो है उसका सर कलम हो गया है। यानी कि नसरुद्दीन खुसरो शाह ने कर दिया था। नसरुद्दीन खुसरो शाह ने मुबारक शाह खिलजी का सर कलम कर दिया था। तो ये बहुत ही महात्मा पहुँचे हुए थे। इनका अभी भी दिल्ली में दरगाह है, लोग जाते हैं अपना जो भी पूजा पाठ, जो भी जिसको चादर उदर जो भी करना होता है, चढ़ाने का काम, जो भी जाते हैं तो लोग जाते हैं। बहुत से लोग, अभी तो हम नहीं गए हैं, लेकिन बहुत से लोग जाते हैं। तो शेख निजामुद्दीन औलिया का इनके साथ भी नहीं बैठता था और ख़ास करके उसके भी साथ नहीं बैठता था जो मुबारक शाह खिलजी है आयोग शासक। हालांकि ये बहुत इनका अगर सुधार नीति की बात करेंगे, आर्थिक नीति की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा हमें आर्थिक नीति इन्हीं का अच्छा लगता है। आर्थिक नीति सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। ये आगे आर्थिक नीति के तहत चलेंगे, लोक कल्याणकारी की बात करेंगे तो उसमें बताएंगे कि पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है किसानों पर ध्यान दे हैं। जो किसान हैं, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा किसान अब भी हैं, तब तो और भी पूरा ही किसान ही थे। तो किसानों के आर्थिक कल्याण के लिए, सिंचाई के लिए इन्होंने पहली बार जो है भारत में जो है, अगर बात करें दिल्ली सल्तनत में, प्राचीन भारत की बात नहीं हो रहा, दिल्ली सल्तनत में नहरों का निर्माण अगर कोई करवाते हैं तो पहली बार यही करवाते हैं, सिंचाई के लिए नहर का उपयोग। और कई काम करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा करों को माफ़ कर देते हैं। इस प्रकार का सिस्टम लाते हैं। जो अयोग्य भूमि थी, ऊसर या अनुपजाऊ भूमि थी, वो उपजाऊ भूमि में बदल जाती इनके समय में। इस प्रकार का व्यवस्था करते हैं, लोग खेती करने लगते हैं। जो उस प्रकार की भूमि थी उस पर टैक्स वैक्स कर नहीं लेते हैं, लोग उस पर भूमि खेती करने लगते हैं। और जब कुछ दिन खेती होने लगेगा धीरे धीरे लगा दिया जाएगा सिस्टम। तो इनका जो है आर्थिक नीति, राजस्व नीति आगे हम चर्चा करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। तो इतना समझ में आ गया होगा विजय नीति अभियान कैसा रहा है। तो इस वीडियो को अगर समझ गए हैं तो लाइक कर दीजिए, और लाइक के साथ साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए यदि यूट्यूब चैनल पर नए हैं। धन्यवाद।